सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ऑलमोस्ट हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। 50% चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि ये 50% चैप्टर आप लोगों का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे और अब ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। देखना, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप कहोगे कि सबसे इजी चैप्टर तो चैप्टर नंबर 9 ही था। तो बच्चों, अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट समझा, फाइनेंशियल डिसीजन जो 3 तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, इन तीनों के बारे में आपने डिटेल में यहाँ पर पढ़ लिया है एंड आई होप कि आपने अपनी समरी नोटबुक को इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट से आप अपनी आज की अटेंडेंस लगाइए और आज मैं कराती हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का। सो लगाइए फटाफट से अटेंडेंस, फिर बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो बहुत बोलते रहते थे ना कि बिजनेस स्टडीज बोरिंग है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो सब कुछ याद ही करना होता है, सारा रट्टा ही मारना होता है। तो आज तुम्हारी इस सोच को बदलने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स, ये तो अकाउंटेंसी में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स करते थे, क्या बिजनेस स्टडीज में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं? और क्या, हमारी बिजनेस स्टडीज को किसी भी सब्जेक्ट से कम मत समझ लेना। हमारी बिजनेस स्टडीज में सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें अकाउंटेंसी जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बिजनेस स्टडीज कोई हल्का सब्जेक्ट है। अरे बिजनेस स्टडीज तो इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ही बना है। ये सारे सब्जेक्ट्स तो अकेले अकेले चल रहे हैं और हमारा बिजनेस स्टडीज तो इन सबको लेकर चलता है। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है जहां पर हम बिजनेस स्टडीज के अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो, टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि अब तुम लोग इतने समझदार हो गए हो, आप फाइनेंशियल मैनेजर बनने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेना तो तुम्हें अब आ ही गया है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे संभाला जाएगा, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ चुकी हैं। तो अब तुमको डिसाइड करना है अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि तुम जब अपनी कंपनी में कैपिटल लगाओगे तो उसमें से कितना डेट और कितना इक्विटी रखोगे। क्योंकि ये बात तो अभी अभी पढ़कर आए हो ना पीछे से कि जब हम लंबे समय के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस में पैसा लगाने के हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं। एक को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है क्या? डेट। और दूसरे को हमने यहाँ पर नाम क्या दिया है बच्चों? इक्विटी। तो अब तुमको ये डिसाइड करना है कि आपके टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस का, उस टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कितना डेट पोर्शन रखोगे, यानी कि कितना बाहर वालों का पैसा, और कितना इक्विटी यानी कि घर वालों का पैसा। बट ये डिसीजन लिया कैसे जाएगा और ये डिसीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसा भी रख लेते हैं ना, कितनी भी इक्विटी और कितना भी डेट रख लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं बच्चों, बहुत फर्क पड़ता है। और यही फर्क समझना है हमें अपने इस कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है। So capital structure refers to the proportion of the debt and equity used for financing the business operation। मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक टोटल नंबर ऑफ प्रोपोर्शन जिसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन के लिए कितना उसमें डेट रखेंगे और कितना आप उसके अंदर इक्विटी रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, डेट अपॉन इक्विटी। अगर अपने अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर पढ़ लिया है तो वहां जरूर ये फॉर्मूला देख लिया होगा डेट इक्विटी रेशो के अंदर। तो डेट अपॉन इक्विटी, इससे भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर डेट के कंपैरिजन में इक्विटी कितना है, या मैं बोलूं इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना है। ठीक है,
तो इस तरीके से भी डिजाइन किया जा सकता है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। बेसिकली इसका मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं डेट प्लस इक्विटी की बात करूं तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का कितना प्रोपोर्शन है वो आप इस रेशो को कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेट की, तो डेट क्या है, बोरोड फंड। और जब हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, तो इक्विटी क्या है, आपका ऑनर्स फंड। तो ये सारी जानकारी तो तुम्हें पहले से ही पता है। अब जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है, यानी कि अगर हमें डेट को ऑब्टेन करना है तो डेट की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से जनरली कम ही रहती है। ये बात भी मैंने आपको पीछे बताई थी कि डेट रिस्की तो ज्यादा होते हैं बट कॉस्टली कम होते हैं, बट वहीं पे इक्विटी वाले कॉस्टली ज्यादा है लेकिन वो रिस्की कम है। तो यही बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कि डेट की कॉस्ट तो कम है बट जो डेट है वो रिस्क के टर्म्स में अगर हम उसको देखें तो डेट रिस्क को अराइज करता है। क्यों? क्योंकि जब जब डेट आता है तो तुम्हारे कंधे इसके ऊपर दो बोझ आ जाते हैं, एक तरफ तो इंटरेस्ट देने का बोझ और दूसरी तरफ रीपेमेंट का बोझ कि एक ना एक दिन इसका पैसा तो हमको वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो डेट रिस्की है बट लेस कॉस्टली है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि अगर गलत कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करोगे ना तो बिजनेस को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके फाइनेंशियल रिस्क को। क्योंकि देखो, अगर तुमने गलत डेट का प्रोपोर्शन लिया, ज्यादा डेट अगर तुम ले लेते हो तो बेटा जितना ज्यादा आप डेट लेते हो उतना फाइनेंशियल रिस्क भी तो बढ़ता है, क्योंकि डेट के साथ आपके ऊपर कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आते हैं। तो जितनी बाहर की उधारी लोगे ना भाई उतना ज्यादा रिस्क में होगे। पर कभी कभी तुम्हें पता है ये रिस्क लेना फायदेमंद हो जाता है। अभी बताती हूँ कैसे। पहले थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ ले, फिर मजेदार वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब परफेक्ट, एकदम बढ़िया वाला। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर कब ऑप्टिमल यानी कि कब सही माना जाता है? व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच दैट कि आपने इस तरीके से ये मिर्च मसाले आपस में मिलाए हैं दैट इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब एक बात बताओ कि जब घर में कोई खाना बनता है और अगर उस खाने में जरा सा नमक अगर कम हो जाए या जरा सी मिर्च अगर तेज हो जाए तो खाने का स्वाद खराब हो जाता है। तो नमक मिर्च का प्रोपोर्शन, मसालों का प्रोपोर्शन किसी भी सब्जी में बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी तो स्वाद आता है ना, तभी तो मजा आ जाता है। बस इसी तरीके से ध्यान रखना कि कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते टाइम अगर तुमने डेट और इक्विटी को गलत तरीके से चूज किया, उसका प्रोपोर्शन अगर तुमने गलत सिलेक्ट किया, तो ऐसे में तुम्हारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क खराब हो सकता है। बट वहीं पर हम कहेंगे कि तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत परफेक्ट बनाया है अगर तुम्हारा वो कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर्स वालों की बल्ले बल्ले करा दे, मतलब कि उनके शेयर्स की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज करा दे। और यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपके इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो बस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हुए ही हम उस ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच लेते हैं कि हमें डेट और इक्विटी को इस तरीके से मिलाना है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट प्राइस जो है शेयर्स की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव भी क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव भी यही हुआ दैट इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि हम भी शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज ही करना चाहते हैं। और इसे हम कर कैसे सकते हैं? अब सुनो एक नया नाम, बाय फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये काम हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये किस चिड़िया का नाम है? बहुत अच्छी चिड़िया का नाम है, अभी सब पता चल जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नाम याद रखो। कहानी सुनाने के लिए मैं हूं ना, चिंता मत करो। ये लो जी। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि मान लो एक खाने में अगर मिर्च जितनी ज्यादा डलती जाएगी उतनी ज्यादा वो खाना तीखा होता जाएगा ना, और बहुत ज्यादा तीखा खाना ना सेहत के लिए हानिकारक होता है, पता है? तो बस फाइनेंशियल लिवरेज भी यही कहता है कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि आपने अपनी ओवरऑल कैपिटल के अंदर, आपने अपनी ओवरऑल कैपिटल के अंदर कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट रखा हुआ है
वो फाइनेंशियल लिवरेज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा ना बच्चों, उतना ही ज्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क होगा। भाई जितनी बाहर की उधारी बढ़ती जाएगी उतना फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो आप कितना लिवरेज ले रहे हैं, यानी कि आप कितना फाइनेंशियल रिस्क अज्यूम करने के लिए रेडी है, वो आपका फाइनेंशियल लिवरेज शो करता है। कि जब आप यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि टोटल कैपिटल में देखो भाई 1 लाख रुपए हमें चाहिए थे, मान लो छोटी सी डिजिट ले लेते हैं कि 1 लाख में से मैंने 60,000 रुपए इक्विटी का रखा और 40,000 डेट का। देखो ऐसे 1 लाख रुपए की मैंने कैपिटल डिजाइन करी, जिसमें से मैंने 60,000 इक्विटी रखा है और मैंने 40,000 डेट रखा है। तो ऐसे में मेरा फाइनेंशियल लिवरेज मुझे क्या कहता है कि आप 40% रिस्क पे हो, कि 40% तक का क्योंकि आपका डेट है यहाँ पर, तो इसे आप कहेंगे आपका फाइनेंशियल लिवरेज, कि आपके टोटल कैपिटल में डेट कितना है 40,000। ठीक, चलो अब आपको इसके मीनिंग तो उसको समझ में आ गया होगा। अब ये फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग अपने ट्रेडिंग और इक्विटी में इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग, मैडम ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना बेचना, इक्विटी मतलब कि शेयर्स। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वहां ट्रेडिंग करके तुम क्या हासिल करने की कोशिश करते हो, प्रॉफिट ना। तो यहां भी हम अपनी इक्विटी से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे ट्रेड करेंगे इक्विटी के अंदर कि हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि बात तो सारी प्रॉफिट की ही है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है इट मींस इंक्रीज इन द प्रॉफिट, कि भाई हम यहां पर कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बट ये प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे और किसका? ये प्रॉफिट बढ़ना चाहिए बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि यहाँ तो हम बात इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही कर रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बट कैसे? बाय द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब कि जितना ज्यादा तीखा कर रहे हो उतना ही मजा बढ़ता जा रहा है, उतना ही खाने का स्वाद और आ रहा है। कस्टमर की लाइन लग गई है अगर तुम्हारा कोई ऐसा आउटलेट है जहां पर तुम खाने पीने का सामान बेच रहे हो। तो बच्चों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है कि हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उनके शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ानी है, यानी कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज करना है डेट का इस्तेमाल करके। कि जितना ज्यादा हम फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर हम कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको समझाने के लिए हमें यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। देखो वो टेक्निक क्या होती है। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और द फाइनेंशियल लिवरेज रेजेस द अर्निंग पर शेयर, EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर पर कितना पैसा कमाता है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। जैसे मान लो किसी भी एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है, ठीक है, किसी एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं, उसे एक शेयर के ऊपर 10 रुपए मिलते हैं, एक शेयर के ऊपर 10 रुपए मिलते हैं, तो टोटल उसकी अर्निंग कितनी हुई? 100 इंटू 10 यानी कि 1000 रुपए। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को डिसाइड करने के लिए। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उनके इसी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने का काम करता है बाय मेकिंग द यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। बट ये सारा काम कैसे करना है? डेट का इस्तेमाल करके। कैसे? तुम चिंता मत करो, बस वो घड़ी आने वाली है जब तुम ये सब चीजों को सीख जाओगे। तो चलो, वो कहते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा कैसे हो जाता है कि भाई डेट का इस्तेमाल करके हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इट हैपन्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि पीछे तुम एक कहानी पढ़ते हुए आए हो कि जो डेट की जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो पे किया जाता है डेट के ऊपर वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी को कम करता है। मैडम ये बात कुछ समझ नहीं आई, चलो मैं बताती हूँ। देखो, मान लो कि किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, मान लो किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, छोटी सी डिजिट ही लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ। अब अगर उसने कोई उधारी नहीं ली है, अगर उसने कोई उधारी नहीं ली है तो अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लो टैक्स का जो रेट है वो 30% है, तो वो कितना टैक्स पे करेगा? ये वाली कंपनी, कंपनी ए, जिसका 1 लाख का प्रॉफिट है और उसने कोई उधारी नहीं ले रखी, तो उसको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना, 30% का टैक्स का रेट है, तो उसने टैक्स पे किया बच्चों 30,000। तो बेसिकली
उसके पास आगे प्रॉफिट कितना बचा, 70,000, ठीक है, यानी कि 30,000 की उसकी टैक्स की लायबिलिटी आई। बट वहीं पर कोई एक कंपनी बी है, उसको भी प्रॉफिट 1,00,000 का हुआ, ठीक है, बट उसने उधार ले रखा है, उसने कहीं से 1,00,000 रुपए का लोन भी ले रखा है। अब आप सभी को ये बात तो पता है यार, इतने पढ़े लिखे तो तुम हो चुके हो, 11th क्लास से पढ़कर आए हो, 12th क्लास में भी ये बात पढ़ ली है कि इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट तो आपको अपने प्रॉफिट में से माइनस करना ही पड़ेगा, ये तो खर्चा है, देना पड़ेगा आपको, आप इससे बच नहीं सकते। तो टैक्स को भी देने से पहले आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000। तो पहले आपको यहां से क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको यहां से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, कितना, 10,000 का। तो अब बालकों तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट बचा, 90,000 का। अब आपको टैक्स पे करना है, टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो जब आपने यहाँ पर टैक्स पे किया, अब टैक्स का रेट भी यहाँ पर सेम है 30%। तो 90,000 का 30% कितना हुआ, 27,000। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। क्यों, तो देखो अब तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट बचा है, 63,000 का। पर टैक्स कितना पे कर रहे हो अब तुम, 27,000। मतलब कि अगर कोई कंपनी डेट लेती है तो डेट लेने की वजह से उसकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो चुकी है। देखो इधर टैक्स की लायबिलिटी 30,000 है, तो इधर वही टैक्स की लायबिलिटी आपकी 27,000 है। तो 3,000 से आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई। देख लो कितना फायदा हुआ। अब आप कहेंगे कि मैम भले ही टैक्स की लायबिलिटी कम हुई, पर 10,000 का खर्चा भी तो हमारा बढ़ गया इंटरेस्ट की फॉर्म में। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी इस बात को मानती हूँ, सहमत हूँ। लेकिन बेटा आपने किसी से पैसा भी तो उधार ले रखा, ये भी तो सोचो। पर आपको पता है, क्योंकि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ी, मतलब क्योंकि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बच गई 3,000 रुपए से, तो कहीं ना कहीं वो जो आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ रहे थे, आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो, बट 3,000 रुपए आपके बच भी तो गए। आप 10,000 पे कर रहे हो, प्लस 3,000 रुपए आपके पास वापस आ गए, क्योंकि वरना आपको 30,000 पे करने पड़ते, आप 27,000 पे कर रहे हो। तो 7,000 रुपए का बेसिकली आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। और अगर मैं कहूं तो ये आपके लोन का 7% है। यानी कि जो चीज आप अपने लोन पे 10% के हिसाब से पे कर रहे थे, अब वही चीज आपके पास कितने की पड़ रही है, 7% की। तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स हो रही है ड्यू टू द यूज ऑफ डेट। क्यों, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, कि जब जब हम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम हो जाने की वजह से हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। और आपने सुना ही होगा टैक्स की चोरी, टैक्स की प्लानिंग। तो टैक्स इवेशन, टैक्स प्लानिंग कुछ इसी तरीके से ही हम लोग जो है वो कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं जिनको टैक्स बचाना होता है, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चे दिखा देते हैं ताकि उनकी टैक्स की लायबिलिटीज कम हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से भी डेट लेने का हमें फायदा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस विच रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये आपकी कौन सी चीज को कम करता है, टैक्स की लायबिलिटी को कम करता है। बट उसके अलावा अगर मैं डिविडेंड्स की बात करूं, कि चलो हम लोन नहीं लेते, हम डेट नहीं लेते, तो हम इक्विटी की तरफ जाते हैं। बट बच्चों इक्विटी के ऊपर जो हम डिविडेंड पे करते हैं ना, वो तो टैक्स को भी पे करने के बाद दिया जाता है। मतलब जब याद है यहाँ पर अभी आपके पास 70,000 का प्रॉफिट बचा था, तो 70,000 में से डिविडेंड दिया जाएगा, तो वो तो जितना प्रॉफिट आप उतना डिविडेंड पे करोगे। और वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास 63,000 का प्रॉफिट था, तो उसमें से डिविडेंड दिया जाता। तो डिविडेंड किसी भी तरीके से हमारी कोई भी सेविंग्स नहीं करा रहा है, जबकि इंटरेस्ट हमारी सेविंग करा रहा था, टैक्स की सेविंग करा रहा था, बट यहाँ पर डिविडेंड हमारी कोई सेविंग नहीं कराता है। ठीक है, सो देयरफॉर इंक्रीज द यूज ऑफ डेट रेजेस द रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर डेट का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो इट इम्पैक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, so its impact on profitability can be seen through EBIT and EPS analysis। तो इस एनालिसिस के थ्रू हम लोग इस चीज को जानेंगे कि कैसे डेट लेने का हमें फायदा होता है। तो EBIT और EPS पहले क्या होता है, तो कुछ टर्म्स हैं उसको यहाँ पर लिख कर रखो, फुल फॉर्म की क्या होती है। EBIT में जब जब बोलूंगी तो उसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EPS आप जान चुके हैं, अर्निंग पर शेयर। ठीक, चलो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है।
हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज किस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को बढ़ा देता है। तो उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज को दो तरीके से देखेंगे, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ये कब होते हैं, कौन से सिचुएशन में होते हैं, उसके लिए पहले मैं न्यूमेरिकल कराती हूँ, फिर मैं दोबारा आपको यहाँ पर लेकर आऊंगी और प्रूफ करूंगी कि कब फेवरेबल है और कब अनफेवरेबल है, ठीक है। बट एक टर्म्स और यहाँ पर देखकर चलो, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, COD कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। चलो, तो भाई जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गई है और न्यूमेरिकल भी आ गया है। अब देखो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जरा जान लो कि क्या क्या बातें यहाँ पर है, क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, टोटल फंड उनको 30 लाख रुपए इस्तेमाल करना है, मतलब उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल 30 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। अब उन्हें डिसाइड करना है कि कितना डेट और कितनी इक्विटी, इस 30 लाख में हम डेट कितना रखें और हम इक्विटी कितना रखें। तो उन्होंने इसके लिए 3 सिचुएशन बनाई कि चलो चेक करते हैं। सिचुएशन 1 में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी डेट नहीं रखेंगे, 30 के 30 लाख इक्विटी में लगाएंगे, ठीक है, ओके। सिचुएशन 2 में उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेट रख लेते हैं, तो 10 लाख का डेट उन्होंने यहाँ पर लगाया। तो अगर 10 लाख का डेट है तो इक्विटी सीधे सीधे कितने की हो गई, 20 लाख की। यहाँ पर आपने डेट 0 रखा तो इक्विटी पूरी 30 लाख की थी, ठीक है। अब तीसरे केस में आपने डेट रखा है 20 लाख, तो इक्विटी कितने की हो गई, 10 लाख, ठीक। तो यहाँ से हमें एक मिल गया है प्रोपोर्शन कि कब कहाँ कितना डेट और कितना इक्विटी रखा जा रहा है। और कंडीशंस क्या है कि अगर हमने डेट लिया होगा तो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 10%, टैक्स हमें पे करना है 30%, और हमारे बिजनेस का EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख का है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अंत में जाकर इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में कितना पैसा लग रहा है और क्या उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है या नहीं, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बच्चों पर्टिकुलर्स। अरे पर्टिकुलर्स तो अकाउंटेंसी में लिखते थे, देखो यहाँ भी लिखेंगे हम, हैं। ये है बच्चों हमारी सिचुएशन नंबर 1, जहां पर डेट 0 है बट इक्विटी हमारी 30 लाख की है। फिर उसके बाद हमारी सिचुएशन नंबर 2, जिसके अंदर बच्चों डेट हमारा 10 लाख का है बट इक्विटी हमारी 20 लाख की है। बच्चों सिचुएशन नंबर 3, जहां पर हमारा डेट 20 लाख का है और इक्विटी हमारी 10 लाख की है, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना बचेगा। तो शुरुआत करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, जो तीनों ही सिचुएशन में बच्चों कितने का रहेगा, 4 लाख का, ठीक। पहले समझ लेना इसको, फिर कॉपी करना। अगला क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करोगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो तीनों केस में हमारे पास कितना आ गया है, 4 लाख का EBIT। अब क्या रूल है, जब भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले कुछ जो खर्चे हैं मैंडेटरी वो माइनस किए जाएंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट माइनस करना है, और इंटरेस्ट का रेट तो हमें ऊपर दे ही रखा है 10% पर एनम, ठीक। क्या सिचुएशन 1 में आपके पास कोई डेट है, नहीं, तो यहाँ तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा। बट सिचुएशन 2 में आपने 10 लाख रुपए का डेट ले रखा है, तो 10 लाख का बच्चों बताओ मुझे 10% कितना होता होगा, 10 लाख का 10% 1 लाख। तो यहां से आपने माइनस करना है 1 लाख, ठीक। तो यहां से माइनस किया जाएगा 1 लाख। सिमिलरली यहां पर आपने 20 लाख का डेट लिया है, तो 20 लाख का 10% कितना होगा, 2 लाख। तो यहां से आप 2 लाख माइनस करेंगे। चलो जी ठीक है, अब देखते हैं जरा कितने का प्रॉफिट बचा हमारे पास, और इस प्रॉफिट को मैं बोलूंगी अर्निंग बिफोर टैक्स। आई तो गया। अब क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहां पर है बच्चों आपके पास 4 लाख, यहां बचा आपके पास 3 लाख, और यहां बचा बच्चों 2 लाख, ठीक। चलो अब इंटरेस्ट चला गया, अब क्या माइनस करेंगे हम लोग, अब हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, कितना, एट द रेट 30%। तो तीनों केस में 30% पे किया जाएगा। तो 4 लाख का 30%, 4 लाख का 30% कितना होगा बच्चों, 1,20,000। तो यहां से आप माइनस करेंगे 1,20,000, ठीक। इसी तरीके से 3 लाख का 30% 90,000। चलो जी यहां से माइनस करेंगे हम 90,000। 2 लाख का 30% यानी कि 60,000, तो यहां से माइनस करेंगे हम 60,000, ठीक। चलो बहुत बढ़िया चल रहा है।
अब यहां पर जो प्रॉफिट आएगा उसे मैं बोलूंगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर मैं देख रही हूं तो 4 लाख में से 1,20,000 जब माइनस किए बच्चों, तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट बचा? हमारे पास बचा 2,80,000 का प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है यहां तक? उसके बाद 3 लाख में से 90,000 का टैक्स माइनस किया तो 2,10,000 का प्रॉफिट बचा। फिर 2 लाख में से 60,000 माइनस किया तो 1,40,000 का हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट बच गया है। ठीक, तो ये था हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस कहानी के बाद आपको क्या करना है, इसी प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्यों मैम, क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि बच्चों ये जब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आपको यहां पर मिलेगा अर्निंग पर शेयर। जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, सॉरी, जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करेंगे अपने अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको पीएटी भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है, उससे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिलेगा। मतलब कि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आप चाहे तो इसको अलग से कहीं पर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब मुझे बेसिकली करना क्या है, अब मुझे देखना है कि कितने इक्विटी शेयर्स हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन में है। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर मेरे पास सारे के सारे इक्विटी शेयर्स हैं, पूरे 30 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। अब एक शेयर कितने का है? जब कुछ नहीं लिखा होता तो 10 रुपए की फेस वैल्यू मानते हैं। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन हो, बट जब कुछ नहीं लिखा तो आपने अज्यूम करना है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास 30 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का मानेंगे आप? 10 रुपए का। तो अगर मैं 30 लाख को 10 से डिवाइड करूं तो 3 लाख आया। तो आपने इसको डिवाइड करना है किससे बच्चों? आप किससे डिवाइड करेंगे इसको? 3 लाख से। ठीक है, चलो यहां मैंने लिख दिया 3 लाख। दूसरे केस में आपके पास 20 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, तो अगर आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास बच्चों? 2 लाख के इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, सॉरी। सिमिलरली लास्ट केस में आपके पास 10 लाख के इक्विटी शेयर्स है, 10 से डिवाइड करोगे क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने इक्विटी शेयर्स निकल कर आएंगे? 1 लाख। ठीक, अब बस हमें कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व करके ना बस बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं और लिखते हैं। आप भी डिवाइड करिए, मैं भी डिवाइड करती हूँ। तो मैंने डिवाइड यहाँ पर कर दिया है और मैंने देखा कि अर्निंग पर शेयर सिचुएशन 1 में 0.933 आई। फर्स्ट वाले केस में अर्निंग पर शेयर है 0.933। फिर जैसे ही डेट 10 लाख हुआ और इक्विटी 20, तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई 1.05। और जैसे डेट और बढ़ा, यानी कि 20 लाख का डेट हो गया और इक्विटी 10 लाख की रह गई, तो वैसे में उस सिचुएशन में हमारे अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट है 1.40। यानी कि तीनों सिचुएशन में से सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर आपकी कब है? जब आपने सबसे ज्यादा डेट का इस्तेमाल किया। तो मतलब जब जब हम लोग डेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब तब हमारी अर्निंग पर शेयर ज्यादा आती है? नहीं। अभी एक और राज है जिसके पीछे से पर्दा नहीं उठा है, बट मैं कहूंगी कि उसके लिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो आप इसको कर पाए, बाद में आपको समझ आए कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। अब इसकी आगे की मैं कहानी बताती हूँ कि अर्निंग पर शेयर्स तो हमने निकाल लिए, बट ये क्यों हमारे इंक्रीज हुए और किस सिचुएशन में डेट की वजह से ही अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, अब वो बात समझते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ईपीएस को कैलकुलेट करना सीख लिया कि किस तरीके से अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये सिचुएशन देखी कि 3 सिचुएशन हमारे सामने थी, और जैसे जैसे हमने डेट को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जितना ज़्यादा डेट इस्तेमाल किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। पर क्या हमेशा ही ऐसा होता होगा? अभी इसका कंक्लूजन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या हमेशा ही ऐसे होता है, बट उससे पहले आपको मैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगी। लेकिन अभी यहाँ पर एक काम हमें और करना है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है।
EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर EBIT दे रखा है 4 लाख रुपीस का, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कितना पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात आप देखिए कि आप टोटल फंड जो आपको जरूरत है वो 30 लाख की है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर फिलहाल अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर 30 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30 लाख इनटू में 100। तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 13.33%। तो जरा इसको नोट करके चलिए कि जब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया तो वो हमारा आया 13.33%। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बट ये जो आप डेट ले रहे हो इस डेट को लेने की आपकी कॉस्ट क्या है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने डेट के ऊपर वो उसकी कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें देखनी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 33.33% है और वहीं पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है। और EPS जब हम लोगों ने इसी केस में कैलकुलेट करी तो हमने ये देखा दैट विद द यूज ऑफ मोर डेट, विद द यूज ऑफ मोर डेट EPS इंक्रीजेस। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज लिख कर रखिए, हम वापस आएंगे इसके पास और फिर से जो आपने लिखा होगा ये आपके जरूर काम आएगा। तो फटाफट से इस चीज को लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए अब मैं बढ़ती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जो कुछ ऐसा ही है जैसा अब तक आप करते हुए आए हो। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे तो मैं पूरा एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करने ही वाली हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल सॉल्व करना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करिए, रुक जाइए यहाँ पर और पहले खुद से एक बार सॉल्व करिए कि सारी कैलकुलेशन कैसे होती है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर EBIT की वैल्यू चेंज हुई है, वो 4 लाख से 2 लाख हो गया है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो एक बार खुद से इसको कैलकुलेट करिए और उसके बाद मेरे साथ अपना आंसर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन में भी यही है, पर कंपनी बदल गई है, वाई लिमिटेड कंपनी हो गई है। टोटल फंड 30 लाख ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टैक्स रेट 30% है, बस EBIT अब आपका 2 लाख रुपए हो चुका है। और सिचुएशन आप लोगों के सामने वही है 1 2 3 कि कितना कितना डेट है। तो चलिए अब फिर से एक बार अपनी सारी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ खुद से एक बार सॉल्व कर लिया होगा, बस मेरे साथ फिलहाल अभी आप इस चीज को मैच करने वाले हैं। और अगर किसी को एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं समझ में आया तो यहाँ से आपका एक बार और वो चीज रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 1 में हमने देखा कि डेट कैसे रखे हमने यहाँ पर डेट रखे हैं 0, जबकि इक्विटी पूरी की पूरी हमने 30 लाख रुपए यहाँ पर लगाई है। सिचुएशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपने डेट रखे हैं 10 लाख और इक्विटी आपने रखी है 20 लाख। और सिचुएशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपने डेट रखे हैं 20 लाख और इक्विटी आपने रखी है 10 लाख। ठीक, शुरुआत हम लोग करते हैं किस चीज से, हमारे पास क्वेश्चन में होता है EBIT विच मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो हर एक सिचुएशन में यहाँ पर आपके पास 2 लाख रुपीज है। ठीक है बच्चों, तो तीनों केसेस में आपने अपनी EBIT 2 लाख रुपीज लिख दी है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस करिए इंटरेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बनाना है फिलहाल। और इंटरेस्ट कैसा है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में तो आपने डेट लिया ही नहीं है, तो क्योंकि आपने फर्स्ट सिचुएशन में डेट नहीं लिया तो आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन के अंदर आपने 10 लाख रुपए का डेट लिया है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। थर्ड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो वहां आपने 20 लाख रुपीस का डेट लिया हुआ है। अब क्योंकि आपने 20 लाख रुपीस का डेट लिया है तो 20 लाख का 10% 2 लाख हुआ। तो यहाँ पर आपने, तो बच्चों यहाँ पर आपने 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट माइनस करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगर इस सिचुएशन में देखूं तो पूरा 2 लाख रुपए एज इट इज आपके पास बच गया है। सेकेंड सिचुएशन में आपके पास 1 लाख रुपए बचे हैं और थर्ड सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो आपके पास प्रॉफिट ही नहीं बचा, सारा का सारा प्रॉफिट आपका डेट में जा चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे करेंगे कि टैक्स देना है आपको 30% के हिसाब से। अब 2 लाख का 30% बच्चों कितना हुआ 60,000 और 1 लाख का 30% कितना हुआ 30,000
और जिस केस में आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो उस केस में आप टैक्स भी पे नहीं कर सकते। तो कह सकते हो कि थर्ड सिचुएशन की कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई है। बट अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालते हैं। तो यहाँ आपकी अर्निंग्स बची हुई है 1,40,000 की, यहाँ आपकी अर्निंग्स बची है जस्ट 70,000 की, और यहाँ तो आपकी कोई भी अर्निंग बची नहीं है। अब आपको पता है कि इसके बाद हमें ईपीएस निकालना होता है, जिसके लिए हम इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ करने के बाद हमारे हाथ में ये प्रॉफिट बचा है और ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो अगर हमारे पास जितने भी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे और इतना प्रॉफिट अगर उनके बीच में बांटा जाएगा तो हर एक शेयर पर उनको कितनी अर्निंग यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो पहले वाले केस में 30 लाख रुपए के शेयर्स हैं और अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हो चुके हैं यहाँ पर 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 3 लाख से। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे ही आपने 70,000 को डिवाइड करना है बच्चों, वहां पर 20 लाख रुपीस के शेयर हैं, 10 से डिवाइड करोगे तो 2 लाख शेयर्स बचेंगे, क्योंकि ये अमाउंट है, हमें शेयर्स में चाहिए, हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ये अमाउंट दे रखा है और उधर तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकला कि सिचुएशन 1 में 0.467 का अर्निंग पर शेयर आ रहा है, यानी कि एक शेयर पे लगभग 0.47 रुपीस की उनको अर्निंग हो रही है। सिचुएशन 2 में वो अर्निंग अब कम हो चुकी है कि जैसे ही आपने डेट बढ़ाया वहां पर अब आपकी अर्निंग 0.35 हो गई, और अगर और बढ़ा रहे हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, यहाँ तो आपकी अर्निंग पर शेयर बिल्कुल 0 है। तो अब ये कैसे हुआ? एक तरफ हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज कर रहे थे तो अर्निंग पर शेयर वहां पर इंक्रीज हुआ, जहां हमने सबसे ज्यादा डेट का इस्तेमाल किया वहां सबसे ज्यादा अर्निंग हुई। और दूसरी ही तरफ हम लोगों ने ये देखा इस सिचुएशन के अंदर कि यहाँ पर तो अर्निंग पर शेयर लगातार कम हो जा रही है और एक सिचुएशन तो ऐसी है जहां पर आपकी अर्निंग पर शेयर बिल्कुल 0 है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? एक ही तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो चलो यहाँ पर भी हम वो दूसरा काम करते हैं जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालने का। तो फॉर्मूला अब आप लोगों को पता है, फॉर्मूला क्या है बच्चे हमारे पास, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। तो यहाँ आपके पास EBIT है बच्चों 2 लाख रुपीस की, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 30 लाख की है, इनटू में 100। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.67%। तो यहाँ तक चीजों को हमने कैलकुलेट किया। अब जरा एनालाइज करते हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा थोड़ा सा दोनों सिचुएशन को, दोनों कंपनीज को थोड़ा सा एक बार कंपैरिजन करते हैं दोनों का कि दोनों में हुआ क्या। कंपनी एक्स और कंपनी वाई, दोनों के अंदर अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट की बात करूं, यानी कि जो भी उन्होंने डेट लिया था उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो दोनों ही कंपनीज के अंदर बिल्कुल सेम था, 10%। ठीक, लेकिन दोनों ही कंपनीज की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी वो डिफरेंट थी। एक जगह पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13.33 आई और वहीं पे दूसरी जगह पर ये 6.67% आई। और इस सिचुएशन के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकला वो क्या कि ईपीएस कंपनी एक्स की तो हमें बढ़ती हुई दिखी, लेकिन कंपनी वाई की ईपीएस हमें फॉल होती हुई दिखी, जबकि दोनों के अंदर ही हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सेम तरीके से डिजाइन किया, तीनों सिचुएशंस हम लोगों ने सेम ली। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है? दोनों में हमने ये देखा कि EBIT भी दोनों का अलग था। यहाँ जो EBIT था वो 4 लाख का था, जबकि यहाँ वो EBIT 2 लाख का था, जिसकी वजह से आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका उसके ऊपर फर्क पड़ा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही था दोनों केसेस में। भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम आपने कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया तो वो तो दोनों सिचुएशन में सेम था, दोनों कंपनीज के लिए वो बराबर ही था। EBIT तो डिफरेंट आपने यूज किया, तो उस EBIT की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका डिफर आया, जबकि कॉस्ट ऑफ डेट भी सेम था। तो ऐसा क्या ही फर्क पड़ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से कि एक तरफ ईपीएस बढ़ रहा है और एक तरफ ईपीएस घट रहा है? तो बच्चों जरा इसका रीजन ये है कि कंपनी एक्स के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है। अगर आप देखें तो कंपनी एक्स में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI, वो आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है।
मतलब कि मान लो अगर आपने कहीं से पैसा उधार लिया है 10% पे, तो आप उस 10% पे लिए हुए उधारी वाले पैसे को जब कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से आपको 13% का रिटर्न आ रहा है। आपने एक जगह से 10,000 रुपए लिए 10% पे, उसी 10,000 को आपने किसी और को उधार दे दिया और वहां से 13% आ रहा है। आपका खुद का पैसा नहीं था, बट अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 3% का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ज्यादा आ रही है। बट वहीं पे अगर आप दूसरी सिचुएशन देखें तो दूसरी सिचुएशन के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 6.67% है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। मतलब कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपके कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, कि आपने कहीं से पैसा उधार लिया है 10% पे और जब उसे कहीं पर इन्वेस्ट किया तो वहां से तो सिर्फ 6% ही आ रहा है। मान लो 6% आ रहा है तो यहाँ तो 4% का आपको नुकसान है। और क्योंकि आपको रिटर्न कम जनरेट हो रहा है कि आपने एक तरफ से पैसा लिया 10% पे और उस 10% पे आप रिटर्न सिर्फ 6% ही जनरेट कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली 4% का जो ये आपको नुकसान है वही आपकी अर्निंग पर शेयर को कम कर देता है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि कब डेट लेना फायदेमंद है, कि अगर आप अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम कितना डेट और कितनी अगर आपको इक्विटी इस्तेमाल करनी है, उससे पहले आपको ये ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या आप जो ये डेट इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्या ये आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो उसके लिए आप ये पूरा एनालिसिस करेंगे और आप ये चेक करेंगे कि क्या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है या नहीं। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो आपने ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना है, बट वहीं पे अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो आपको ज्यादा डेट इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि हमने कंक्लूजन देख लिया है कि जब जब सिचुएशन ये वाली होती है तो वो हमारे लिए बच्चों एक फेवरेबल सिचुएशन है। जब जब हमारे सामने इस तरीके की बात आती है तो वो हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है कि ऐसे में हमारे लिए ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ मोर डेट हमारे लिए क्या हो रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ईपीएस बढ़ रही है। बट अगर आपके सामने सिचुएशन ये वाली आ गई है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कम है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। यहां पर आपके लिए ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ मोर डेट इज नॉट गुड, ये आपके लिए गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने इस तरीके का काम किया तो आपकी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पर कम आ रहा है। ठीक है, सो कंक्लूजन इज कि ये वाली जो सिचुएशन है बच्चों, ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहलाती है और ये वाली सिचुएशन अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहलाती है। तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, जहां पर आपको ईपीएस वगैरह हो सकता है वो दे, फिर आपसे बोले कि आप बताओ कि सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, या फिर एक नंबर का एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब ज्यादा डेट लेना फायदेमंद होता है। तो ऐसे में आपको ये दोनों सिचुएशन याद रखनी है, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद है मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपको वापस लेकर जाऊंगी एक तरफ, तो देखो जरा अब वहां की कहानी, अगर आप इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको वापस ले आई हूं उस जगह पर जहां पर मैंने आपको कहा था कि याद रखना, यहां हमें लौट कर आना है। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी ऑब्जर्व इन टू फॉर्म्स, या आप इसको दो फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक को हमने बोला था फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और दूसरे को हमने बोला था अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज आपको कब देखने को मिलता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो, क्योंकि इस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है। बट वहीं पे अनफेवरेबल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होती है, या फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके अर्निंग पर शेयर को कम कर देती है। और बच्चों, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बात ही इसके बारे में करता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप कौन सी सिचुएशन में होंगे, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, जहां पे
यूज ऑफ मोर डेट, यूज ऑफ मोर डेट हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि आपकी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो आपको ये समझा रहा था कि जब हम अपने डेट कंपोनेंट से अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हैं तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपको कब मिलता है? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन में, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होता है। तो इतनी बार ये बात मैंने बोल दी है, आई होप सब बच्चों के माइंड में ये चीज़ फिट हो गई होगी कि जब जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होता है उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, जहाँ पर डेट का ज़्यादा लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उसी सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर थम्स अप चाहिए सब बच्चों का इस वाले टॉपिक के अंदर कि यस मैम, हमें ये टॉपिक एकदम क्लियर है, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप दे देना कि यस मैम, हमें समझ में आ गया है। और आज हमें बहुत मज़ा आया कि हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी अकाउंटेंसी का मज़ा लिया। तो हमारी बिजनेस स्टडीज़ इतनी खूबसूरत है कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का मज़ा देती है, हर एक सब्जेक्ट को अपने साथ लेकर चलती है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी क्योंकि आज की क्लास फोकस्ड है टोटली ऑन द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ मैं कुछ और ऐड ऑन नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी इस कैपिटल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक बचा है जिसको हम कवर अप करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ मैं फोकस कर रही हूँ एक एक टॉपिक पे सेपरेटली क्योंकि ये चैप्टर सीरियसली बहुत आपका इंपॉर्टेंट है और बच्चे इस चैप्टर से बहुत परेशान रहते हैं। तो जब कभी आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप प्रॉपर एक एक वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर लंबा जाएगा बट डोंट वरी, आपके बोर्ड एग्जाम तक ये आपके दिमाग में फिट भी रहेगा। ये चीज आपको पार्ट ए से अब पता चल चुकी होगी। ठीक है, सो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।